एपिसोड 11 तख्ता पलट। जब नक्श ने शिवानी की बात सुनी तो वो पूरी तरह से चौंक उठा और सरप्राइज टोन में बोला, अरे शिवानी, लेकिन टक्कर तो तुमने मुझे मारी है और सारा ब्लेम तुम मुझ पर लगा रही हो। उसी समय थोड़ी ही दूर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। उस आवाज को सुनकर भीड़ अपने रास्ते से हटी और तभी नक्श ने देखा कि ब्लू कलर का सूट पहने एक आदमी दो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब विपुल ने अपनी आंखों के सामने ये सारा सीन देखा तो सबसे पहले तो वो शिवानी को वहां देखकर चौंक गया। तुरंत ही विपुल मुस्कुराते हुए शिवानी की तरफ बढ़ा और बोला, अरे शिवानी, मैंने तो सोचा था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कुछ दिनों के बाद आओगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। विपुल की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। वो काफी जेंटल और पोलाइट लग रही थी, लेकिन नक्श के सामने उसका एटीट्यूड पूरा अलग था। इससे पता चलता है कि शिवानी नक्श को छोटा समझती थी। आई एम सॉरी, मेरे आते ही ऐसा कुछ हो गया। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मैटर को हैंडल करने में मेरी मदद करो। जैसे ही शिवानी के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही विपुल के दिल में कुछ होने लगा। अचानक से उसके मन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आने लगा। अब तो विपुल को इस मैटर में शिवानी की मदद करनी ही पड़ेगी। विपुल बोला, अरे ये भी कोई कहने की बात है, तुम परेशान मत हो, ये तो बहुत छोटा सा मैटर है। विपुल ने नक्श की ओर देखा और सीरियस टोन में बोला, तुम जानते भी हो कि यह कौन सी जगह है? किसने कहा था तुम्हें यहाँ स्कूटर चलाने के लिए? नक्श ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या मैं यहाँ स्कूटर नहीं चला सकता? एक तो यह अचानक से तेज स्पीड में आई और मुझे टक्कर मार दी और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। ध्यान से देखो, गलती मेरी नहीं इनकी है। मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं कुछ देखना चाहता ही नहीं हूँ। और रोड पर चल रही इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स का तुम्हारे खटारा स्कूटर को टक्कर क्यों मारेगी? तुम ही जाकर भिड़े होगे जिससे तुम्हें अपने स्कूटर का कॉम्पनसेशन मिल जाए। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ और वहां तुम्हारा स्कूटर तो मरा पड़ा है। इससे पता चलता है कि तुम जानबूझकर गाड़ी से टकराए हो। अब ज्यादा बकैती झाड़ने की जरूरत नहीं है, नक्श की तरफ उंगली करते हुए विपुल ने कहा। उसकी टोन में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में नक्श के प्रति नफरत साफ दिखाई दे रही थी। विपुल के असम्पशन से नक्श बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था। नक्श के अच्छे खासे मूड की वॉट लग गई थी। शिवानी जो विपुल के ठीक बाजू में खड़ी थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, विपुल, क्या यह नया गार्ड तो नहीं है जिसे तुम लोगों ने रिक्रूट किया है? मुझे डर है कि अगर यह ऐसा है तो ये बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर सकता है। शिवानी की बात सुनकर अचानक से विपुल को याद आया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने न्यूज़पेपर में एक सिक्योरिटी गार्ड की ऐड निकाली थी और नया सिक्योरिटी गार्ड भी आज से ही ज्वाइन करने वाला था। ये सोचते हुए विपुल ने नक्श की ओर देखा जिसने एक लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे और उसके बाद विपुल की नज़र नक्श के खटारा स्कूटर पर गई। यह सब देखकर विपुल को भी लगने लगा कि नक्श ही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसे आज से ज्वाइन करना था। मैं ऐसे लोगों को यहाँ काम करने की परमिशन कभी नहीं दूंगा। शिवानी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी इसे नौकरी से निकाल देता हूँ। ये बोलते हुए विपुल ने नक्श की ओर देखा और तीखे तेवर दिखाते हुए बोला, बच्चू, यहाँ से अब उल्टे पैर रवाना हो जाओ, अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर फायर्ड, जल्दी करो और निकलो यहाँ से। भानुशाली ग्रुप की इमेज खराब करने की ज़रूरत नहीं है। नक्श को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। नक्श ने उस ब्लू कलर के सूट पहने आदमी की नेम प्लेट देखी और तब नक्श को पता चला कि यह आदमी विपुल नागर है, असिस्टेंट एचआर भानुशाली ग्रुप। और इसी के साथ मन ही मन सोचने लगा, भानुशाली ग्रुप ने कैसे कैसे लोगों को कंपनी में भर रखा है, मतलब तमीज ही नहीं है बात करने की। इन्हीं लोगों की वजह से तो आज कंपनी का ये हाल हो रखा है और एक असिस्टेंट एचआर भी किसी एम्प्लॉय को फायर कर सकता है। यह आज पहली बार देख रहा हूँ। तुम मुझे फायर करना चाहते हो? विपुल नागर, असिस्टेंट एचआर, राइट? मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम्हें किसी को फायर करने की अथॉरिटी किसने दी है? नक्श ने मुस्कुराते हुए विपुल को देखते हुए कहा। भीड़ को अब मजा आने लगा था और फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था, लेकिन नक्श को किसी से भी कोई मतलब नहीं था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। एट द एंड हीरो तो हमारा नक्श ही निकलने वाला था। हाँ, वो अलग बात है कि शिवानी अब हीरोइन नहीं होगी। नक्श का सवाल सुनकर विपुल के चेहरे के तोते उड़ गए थे। देखा जाए तो वाकई में विपुल के पास किसी को भी फायर करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन चूंकि विपुल की नज़र में नक्श बस एक सिक्योरिटी गार्ड था, इसलिए धौंस जमाने के लिए विपुल ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाना चाहा। विपुल को उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे ये सवाल भी पूछेगा, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड। विपुल के लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। गुस्से में चूर विपुल नक्श की खटिया खड़ी करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि विपुल कुछ बोलता शिवानी ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि विपुल के पास तुम्हें फायर करने की अथॉरिटी नहीं है, राइट? लेकिन हेड एचआर के पास तो अथॉरिटी होगी। रुको तुम,
नफरत की नज़रों से शिवानी ने नक्श की ओर देखा और तुरंत ही अपना मोबाइल बाहर निकाला और कुछ टाइप करने लगी। काम हो जाने के बाद शिवानी के चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी। 5 मिनट से भी कम समय के अंदर अंदर ग्रे कलर का प्रोफेशनल सूट पहने एक औरत भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से बाहर आई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बिगड़े हुए थे। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो करीब 40 से 45 साल की होगी। हालांकि अच्छी बात है कि एक मैच्योर टेम्परामेंट रखने वाली औरत इस मैटर को हैंडल करने आई थी। उस प्रोफेशनल सूट में वो औरत और भी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रही थी। वो औरत भानुशाली ग्रुप के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड एचआर नैनिका थी और साथ ही साथ वो शिवानी की चाची भी थी। समझे दोस्तों, तो शिवानी की चाची की वजह से शिवानी को भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल रहा था। चाची, जब शिवानी ने नैनिका को वहां आते हुए देखा तो किसी छोटे बच्चे की तरह फुदकने लगी और तुरंत ही अपनी चाची के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। जब विपुल ने और भानुशाली ग्रुप के बाकी एम्प्लॉयज ने नैनिका को देखा तो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सभी ने अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक किया और नैनिका को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए नैनिका ने सभी के मॉर्निंग ग्रीट स्वीकार किए और सीधा नक्श की तरफ बढ़ते हुए कड़क अंदाज में बोली, क्या तुमने इसकी कार को टक्कर मारी है? जल्दी से माफी मांगो और दफा हो जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और उसके बाद वो ही इस मैटर को हैंडल करेंगे। हेड एचआर के मुंह से धमकी सुनने के बाद नक्श जोर से हंसते हुए बोला, आप कौन? मैं आपको जानता भी नहीं हूं तो भला मैं आपकी बात क्यों मानूं? अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो बुला लीजिए, वैसे भी मैंने टक्कर नहीं मारी है। जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये लड़का नैनिका मैडम को नहीं जानता? अब तो पक्का इसे फायर कर देंगे। हाँ रुक जा, फायर तो करेंगे ही लेकिन साथ ही साथ मुझे तो लगता है कि इसकी ज़बरदस्त कुटाई भी होगी। नक्श की बात सुनकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज़ के बीच में फुसफुसाहट चलने लगी थी और सभी एक्साइटेड हो गए थे। जब नैनिका ने नक्श को देखा जिसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। नैनिका ने अपना हाथ ऊपर उठाया और दांत भींचते हुए नक्श की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोली, तुम हमारे ऑफिस के नए सिक्योरिटी गार्ड हो है ना? तो अब सुनो, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। अब यहाँ से चुपचाप पतली गली से निकल लो वरना मैं यकीनन पुलिस को बुलाऊंगी और वो तुम्हें फिर पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। हाँ 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 हाँ, मुझे पुलिस स्टेशन भेजोगे? नक्श ने अपने आप को पॉइंट आउट किया और जोर जोर से हंसने लगा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नक्श का ऐसा बिहेवियर देखकर तुरंत ही एक कोने से शिवानी ने कहा, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती है या फिर तुम इतने ही ढीठ हो? चिपकू इंसान, तुम मेरे लिए बहुत अनलकी हो। मैं तो यहाँ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई थी लेकिन तुमने तो मेरा ही नुकसान कर डाला। ऊपर से तुम्हारे पास इस नुकसान की भरपाई करने का भी पैसा नहीं है। अब जब तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं तो तुम्हें यहाँ से जाना भी नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नक्श अभी भी एकदम शांत था। उसकी तरफ से कोई भी एक्शन या रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। ये देखकर नैनिका को भी गुस्सा आया और वो भी नक्श की वोट लगाना चाहती थी लेकिन इससे पहले कि नैनिका कुछ बोलती अचानक से कार के हॉर्न की आवाज़ आई और एक ब्रांड न्यू इटालियन स्पोर्ट्स कार सभी के सामने आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और ब्लैक कलर की प्रोफेशनल ड्रेस पहने एक लड़की कार से बाहर आई। उसका फिगर बहुत अच्छा था और उसके बाल भी काफ़ी लंबे थे। अपने चेहरे पर गोल्ड रिम सनग्लासेस लगाए वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। भीड़ में मौजूद कुछ मंचलों का ध्यान अब शिवानी से हटकर इस लड़की पर आ गया था। इधर उधर देखने के बाद उस लड़की के कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़े और नक्श के करीब जाकर उसने हल्का सा झुकते हुए कहा, सॉरी सर, मैं वो कंपनी की नई सीजनल रिपोर्ट्स बनाने में लगी थी और मुझे समय का पता ही नहीं चला, प्लीज़ फॉरगिव मी। जब नक्श की नज़र उस लड़की पर पड़ी और उस लड़की की बातें सुनकर नक्श को अंदाजा हो गया था कि यही उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नंदिता है जिसे उसके दादाजी ने उसके लिए अरेंज की है। दूसरी तरफ नंदिता अभी भी नर्वस होते हुए नक्श को देखे जा रही थी। जब नक्श की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से नक्श को समझाते हुए कहा, सर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। आई एम सॉरी, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। जब भीड़ ने ये सीन देखा तो वो भी पूरी तरह से स्टन रह गए थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। सर, सिक्योरिटी गार्ड को भला कौन सर कहता है? नैनिका नंदिता को जानती थी। जब उसने नंदिता को नक्श के टूवर्ड्स इतने प्यार और रिस्पेक्टफुल मैनर से बात करते हुए देखा तो उसका दिल डाउट और गुस्से से भर गया था। तुरंत ही नैनिका के कदम नंदिता की तरफ बढ़े और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नंदिता तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये लड़का हमारी कंपनी का नया सिक्योरिटी गार्ड है और तुम इसे सर सर बोल रही हो क्या गया है तुम्हें? सिक्योरिटी गार्ड? ये तो हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं।
जैसे ही नंदिता के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही वहां कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और उसके बाद सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे थे। ओह माय गॉड, हा 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 हा, ये लड़का हमारी कंपनी का नया सीईओ है, उसे सीईओ का मतलब भी पता होगा। भाई आज का दिन तो काफी मजाकिया अंदाज से शुरू हुआ है, बहुत मजा आ रहा है, आगे आगे देख होता है क्या। लगता है नंदिता की नौकरी भी आज इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही जाएगी, हा 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 हा। भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज नक्श को देखकर हंस रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये सब देखकर नंदिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नैनिका के हाथ से अपना हाथ झटकते हुए उसने अपना फोन बाहर निकाला और साथ ही साथ अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बाहर निकाले और नैनिका की तरफ देखते हुए बोली, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यशवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे और यह रही नए सीईओ की फोटो। ये बिल्कुल इन्हीं की तरह तो लगते हैं, यही है हमारी कंपनी के नए सीईओ। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो तुम लोग कर रहे हो। एपिसोड 12 ऑफिस। शिवानी जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, नंदिता की बात सुनकर उसकी तरफ बढ़ी और उसके फोन में उस फोटो को देखने लगी। उस फोटो में मौजूद शख्स नक्श की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उस शख्स का टेम्परामेंट नक्श से काफी ज्यादा अच्छा था। ऊपर से वो शख्स जवान और हैंडसम भी दिख रहा था। शायद मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को नक्श की पुरानी तस्वीर थमा दी थी और इसी वजह से यह सारा कंफ्यूजन हो रहा था। हालांकि शिवानी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि फोटो में मौजूद शख्स नक्श ही है। मिस नंदिता, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। शिवानी ने नक्श की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह नक्श है और यह मेरा क्लासमेट रह चुका है, मैं इसे जानती हूँ। आप इसका अपीयरेंस तो देखो, क्या ये भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है? बस इसकी शक्ल फोटो वाले शख्स से मैच कर रही है, लेकिन नहीं, यह सीईओ तो हरगिज नहीं हो सकता। शिवानी की नज़र नक्श के कपड़ों पर थी और उन्हें देखकर उसे नक्श से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। शिवानी के कहने पर अब नंदिता की आंखें भी नक्श को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी थी। कौन सी कंपनी का सीईओ लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स में ऑफिस आता है, वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर, जो अब बचा ही नहीं है। अपने सनग्लासेस को ऊपर करते हुए नंदिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, वो काफी शांत नजर आ रही थी। क्या बात है, आपकी बातों से तो अब ये और भी ज्यादा क्लियर हो गया कि यही हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। यशवर्धन सर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी उस हिसाब से हमारी कंपनी के नए सीईओ का नाम नक्श ही है, और देखिए इनका नाम भी नक्श है, डॉक्यूमेंट्स में भी इनका नाम लिखा है। और यह फोटो दरअसल 3 साल पहले की है। ऑब्वियसली 3 साल पहले हमारे सीईओ थोड़े और जवान थे। जैसे ही नंदिता ने ये जानकारी सभी को बताई वैसे ही नैनिका और शिवानी उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ झपटे जो मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को दिए थे। नैनिका और शिवानी तो बस नक्श का नाम देखना चाहते थे और जैसे ही उनकी नज़र सीईओ कॉलम में नक्श के नाम पर पड़ी वैसे ही उन दोनों की जिंदगी में कड़कती फड़कती बिजली आ गिरी थी। नैनिका ने दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज देखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसके चेहरे पर वियर्ड एक्सप्रेशंस थे। नैनिका शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो उस डॉक्यूमेंट का एक एक पन्ना देख रही थी वैसे वैसे उसका चेहरा पीला और भी ज्यादा पीला पड़ता जा रहा था। अंत में थक हार कर अपनी सारी उम्मीदों को खोने के बाद वो शॉक स्टेट में चली गई, जहाँ उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कैजुअल कपड़े पहनने वाला लड़का भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है। नैनिका यकीन तो करना चाहती थी, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रही थी। जब नैनिका की नज़र नक्श पर पड़ी तो उसने नक्श की आंखों में एक गहरी मुस्कान देखी और उस मुस्कान के मायनों को समझते हुए नैनिका ने तुरंत ही अपना सर नीचे झुका लिया था। यह क्या कर दिया नैनिका तुमने? माना कि तुम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड एचआर हो, लेकिन बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे तुमने तो कंपनी के नए सीईओ को ही फायर कर दिया। यहाँ तक कि तुम तो नए सीईओ को पुलिस स्टेशन भी भेजने वाली थी। जैसे जैसे नैनिका को ये ख्याल आ रहे थे वैसे वैसे उसका दिल मचलता जा रहा था। अपने दांतों को पीसते हुए उसने अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की और फिर शांत भाव ने नक्श की तरफ बढ़ते हुए बोली, सीईओ सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं अंधी थी जो आपको पहचान नहीं पाई। मेरे पास आपके आने की कोई खबर भी नहीं थी। प्लीज सर, अभी जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम फ्यूचर की बात कर रही हो, क्या तुमने अपना फ्यूचर देखा है? नक्श के इशारे को शायद नैनिका समझ गई थी। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। अपने आप को संभालते हुए नैनिका ने कहा, प्लीज सर ऐसा मत कहिए, मैं मानती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत था। प्लीज सर आप मुझे एक और मौका दें, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। नैनिका को अभी आजू बाजू खड़े किसी से भी कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस अभी अपनी जॉब और पोजीशन बचानी थी। दूसरी तरफ शिवानी जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसके कदम भी नक्श की तरफ बढ़े और आपको यकीन नहीं होगा, एरोगेंस और नक्श के प्रति नफरत शिवानी के दिल और दिमाग से जा चुकी थी। नक्श, ये सारी गलती मेरी है, प्लीज तुम इसे दिल पर मत लो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
जैसे ही शिवानी ने ये कहा वैसे ही नक्श ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। असल में नक्श मुस्कुरा नहीं रहा था, शिवानी नक्श को ही देख रही थी और उसे देखते हुए उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। वो अलग बात है कि नक्श ने शिवानी से कुछ भी नहीं कहा और नक्श का यह अंदाज देखकर शिवानी ने भी अपना सर नीचे कर लिया था। नैनिका और शिवानी दोनों के ही 12 बज गए थे, लेकिन अभी घड़ी में 10:30 ही हुए थे। जब नक्श ने टाइम देखा तो उसे लगा कि उसने आधा घंटा ऑफिस के बाहर ही बर्बाद कर दिया है। कुछ सोचने के बाद नक्श ने नंदिता की तरफ हाथ हिलाया और विपुल की तरफ इशारा किया जो मौके से भागने की फिराक में था। नक्श ने कहा, वैसे तो इसे भानुशाली ग्रुप की इमेज की बहुत चिंता है, लेकिन यह इंसान ये भूल गया कि वो जिस पोजीशन पर है वो किसी को फायर नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं, मैं इसे फायर कर देता हूँ, ही इज फायर्ड। नक्श ने रजनीकांत की तरह अपना रूप दिखाया और यह रूप देखकर सभी की सांसें अटक गई थी। नंदिता के साथ नक्श के कदम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। नैनिका और शिवानी भी नक्श के पीछे पीछे बढ़ने लगे। सिर्फ एक विपुल ही था जो अब पूरी तरह से अकेला रह गया था, इतना अकेला कि अब तो उसके पास जॉब भी नहीं बची थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पलक झपकते ही वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया था। जैसे ही नक्श भानुशाली ग्रुप के ऑफिस के मेन हॉल में पहुंचा वैसे ही उसके दिल ने राहत की सांस ली। इसमें कोई शक नहीं कि क्यों भानुशाली ग्रुप सिर्फ सूरत का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में फेमस है। इस कंपनी का ऑरा, इस कंपनी का कल्चर, डेकोरेशंस, इंटीरियर्स, वाह, सब कुछ कमाल का था। जब से नक्श को भानुशाली ग्रुप से बेदखल किया उसके बाद से नक्श ने कभी भी इस तरह के हाई एंड ऑफिस में कदम नहीं रखा था। इस ऑफिस में सिंप्लिसिटी भी थी और साथ ही साथ रॉयल्टी का फ्लेवर भी। ऑफिस में काम कर रहे लोगों को देखकर भी लग रहा था कि यह किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। मन ही मन इस नाम को और भी आगे ले जाने की कसम खाते हुए नक्श पूरे हॉल में घूमने लगा था। नए सीईओ के आने की खबर पूरे ऑफिस में फैल गई थी और जो भी नक्श को देख रहा था वो मुस्कुराते हुए ग्रीट कर रहा था। सभी अपना पहला इंप्रेशन अच्छा ही छोड़ना चाहते थे। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नए सीईओ को इतने नॉर्मल कपड़ों में देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने भी अपनी हैरानी दिखाने या जताने की कोशिश नहीं की थी। ऑफिस के मेन हॉल के दर्शन करने के बाद अब नक्श लिफ्ट से सीधा 18th फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था जहां सीईओ का केबिन था। अपने केबिन में जाने के बाद नक्श ने खिड़की के पर्दे को खोला और अपने केबिन से ब्रेथटेकिंग व्यू देखकर उसका दिल और भी ज्यादा खुश हो गया था। सीईओ वाली चेयर पर बैठने के बाद नक्श ने नैनिका और शिवानी की ओर देखा जो पीछे पीछे उसके केबिन तक आ गए थे। नक्श ने कहा, क्या तुम दोनों के पास और भी कुछ है बोलने के लिए? ये बोलते हुए नक्श ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर दिए थे। नक्श की बात सुनकर शिवानी और नैनिका एक दूसरे को देखने लगे। नैनिका ने शिवानी को कंफर्टिंग लुक दिया और 2 कदम नक्श की ओर बढ़ाते हुए बोली, सर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बस वो शिवानी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो वो आप देख लीजिए। नक्श ने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया लेकिन उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान जरूर आ गई थी। नक्श ने शॉकिंग एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? नक्श क्या तुम भूल गए कि मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही आई हूँ? शिवानी ने अपने होंठ दांतों में दबाए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अननेचुरल स्माइल आ गई थी। नक्श ने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया और हाथ में थामे उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रख दिया। अपनी लेदर वाली चेयर पर और भी आराम से बैठने के बाद शिवानी और नैनिका की तरफ देखते हुए हंसने लगा। नक्श सिर्फ हंस रहा था, उसके मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं आया था। जब नैनिका ने नक्श की इस हरकत पर गौर किया तो उसके दिल में कुछ तो होने लगा था। शायद नैनिका को पता चल गया था कि मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तुरंत ही नैनिका बोली, सर यह कैसा रहेगा? आपको मुझे जो भी पनिशमेंट देना है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप शिवानी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत कीजिए। हाँ 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 हाँ, जिन लोगों को इस मैटर के बारे में नहीं पता है उन्हें तो यही लगेगा ना कि मुझे सीईओ को लोगों को बुली करना पसंद है। ये बोलते हुए नक्श जोर जोर से हंसने लगा और नैनिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। हालांकि नैनिका कम से कम 40 साल की थी, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी बॉडी को फिट एंड मेंटेन करके रखा था कोई नहीं कह सकता कि वो 40 की है। ऊपर से अभी जिस तरह से उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया वो तो 26 साल की लड़की लग रही थी, चार्मिंग एंड सेडक्टिव। अभी नैनिका कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी सीईओ के केबिन पर नॉक हुआ। सेक्रेटरी नंदिता के कदम केबिन के अंदर बढ़े और उसने नक्श के करीब जाते हुए उसके कान में कहा, सर जावेरी खानदान से नवीन जावेरी आए हैं, बोल रहे हैं कि उन्हें बिजनेस प्रपोजल के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। वो भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, प्रपोजल साथ लेकर आए हैं, तो अगर आप बिजी हैं अभी तो क्या उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए बोलूं? जैसे ही नक्श ने नंदिता के मुंह से नवीन जावेरी का नाम सुना वैसे ही मैम्बो अंकल का चेहरा उसके सामने आ गया और वो पूरी तरह से इरिटेट हो गया। मुंह बनाते हुए नक्श ने कहा, उस बेवकूफ़ को यहाँ से जल्दी रवाना करो, जावेरी खानदान को इन्फॉर्म करो कि अगर
उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना है और काम करना है, तो आगे से इस बेवकूफ़ को कभी भी डील करने के लिए नहीं भेजे। जावेरी खानदान की तरफ से कौन मिलने आ रहा है यह मुझे पहले पता होना चाहिए। अगर मुझे उस इंसान से मिलने में दिलचस्पी हुई तो मैं उससे ज़रूर मिलूंगा और मुझे कनेक्शन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हूँ और सुनो, मैंने जो कहा है वैसा का वैसा ही बोलना। नक्श ने तो नंदिता को यह मैसेज दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस के मेन हॉल में बैठकर अपनी मां कल्याणी के हाथों से एक नई कार लेने का सपना संजो रहे थे। लेकिन इस सपने को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब नंदिता ने मैम्बो अंकल को सीईओ का मैसेज दिया तो मैम्बो अंकल शॉक रह गए थे। सीईओ का मैसेज देने के बाद नंदिता वहां से चली गई, लेकिन मैम्बो अंकल शॉक स्टेट में अभी भी यही सोच रहे थे कि यह क्या, मैं तो मिला भी नहीं तो बिना मिले ही मुझे रवाना कर दिया। जब मैम्बो अंकल को एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है तो उनके मुंह से जोर से कुछ अपशब्द बाहर निकले और इसी के साथ भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज उन्हें घूरने लगे थे। तब मैम्बो अंकल को एहसास हुआ कि वो अभी भानुशाली ग्रुप की टेरिटरी में है और उन्हें यहाँ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। अपने गुस्से को अपने फेफड़ों में भरते हुए मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से निकल गए थे। जावेरी खानदान के मैंशन में अचानक से कल्याणी ने सभी परिवार वालों को कॉल किया और आने के लिए कहा, ये बोलते हुए कि उन्हें इमरजेंसी फैमिली मीटिंग करनी है। जब कल्याणी ने देखा कि सभी लोग आ गए हैं तो एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया, मैम्बो आज भानुशाली ग्रुप के साथ मीटिंग करने गया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इस बारे में पता होगा। माँ, वो हमारे जावेरी खानदान को नीचा दिखा रहा है। उसने मुझे अपनी सेक्रेटरी के सामने बेवकूफ़ कहा, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ से जाने के लिए कहा। मैम्बो अंकल जो कल्याणी के ठीक बाजू में बैठे थे, गुस्से से उनका पूरा मुंह लाल हो गया था। एपिसोड 13 द ट्रैप। जब जावेरी खानदान के बाकी परिवार वालों को मैम्बो अंकल का किस्सा पता चला तो सभी उस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे थे। सिर्फ मैम्बो अंकल ही नहीं बल्कि अनिका के चाचा के बच्चे भी काफ़ी स्मार्ट थे और उन्हें समझ आ रहा था कि यह डील सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई थी। यह मैम्बो अंकल का इटली नहीं था जो मैम्बो अंकल अपनी बड़ाई करते हुए यहाँ भी आगे बढ़ जाए। बहरहाल उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब कल्याणी चाहती थी कि इस मैटर को कोई और हैंडल करे। भानुशाली ग्रुप का नाम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफ़ी पॉपुलर था और सभी को पता था कि यह डील इतनी आसानी से क्रैक नहीं होने वाली थी। अब तो कल्याणी ने भी मैम्बो अंकल को दूर का रास्ता दिखा दिया था। बेचारे मैम्बो अंकल कर भी क्या सकते थे, बस अपने टैंट्रम्स के साथ वो अपना बचाव कर रहे थे और भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नीचा दिखाने में लगे थे। अब भानुशाली ग्रुप ने मैम्बो अंकल के साथ ऐसा क्यों किया? कल्याणी को तो इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं नवीन, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बोलते हुए कल्याणी के चेहरे पर गुस्सा और उदासी दिख रही थी। उन्होंने मैम्बो अंकल का कंधा थपथपाया और उन्हें थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश की। उसके बाद कल्याणी ने कहा, ये जो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है, मैंने सुना है कि वो बहुत जवान है और इतनी कम उम्र में उसे इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ की पोजीशन संभालने का मौका मिला है। इसमें कोई शक नहीं कि उस इंसान में घमंड नहीं होगा और ऐसे में वो हमारी जैसी फैमिलीज के साथ शुरुआती दिनों में ऐसा ही करेगा। ये बोलने के बाद कल्याणी ने एक पॉज लिया और सभी को देखते हुए बोली, लेकिन वो सीईओ ये भी कह रहा है कि वो हमारे खानदान के बाकी लोगों से मिलना चाहता है। अगर उसे उस इंसान में दिलचस्पी दिखी तो वो मीटिंग करके हमारे साथ खुशी खुशी डील फाइनल करने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब मौका हमारे हाथ से गया नहीं है। तो अब मैं तुम सभी से पूछना चाहती हूँ कि तुम में से किसे ऐसा लगता है कि वो उस नए सीईओ के साथ मीटिंग करने में ज़्यादा सूटेबल है? कल्याणी की बात सुनकर सभी लोगों ने डिस्कस करना बंद कर दिया और एक दूसरे को देखने लगे थे। अचानक से शांति छा गई थी। भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने नवीन जावेरी को बिना मिले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब जावेरी खानदान के बाकी लोग सोच रहे थे कि कौन वहां जाकर हलाल होना चाहता है। जब किसी ने भी आगे आने की पहल नहीं की तो कल्याणी का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। कल्याणी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, क्या तुम में से कोई भी वहां नहीं जाना चाहता है? एक तरफ जहां सभी लोग खामोश थे तो वही अचानक से मैम्बो अंकल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उस आइडिया के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तुरंत ही वो अपनी चेयर से उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, माँ, मुझे लगता है कि उस नए सीईओ से बात करने में हमारी अनिका बेटी सबसे ज्यादा सूटेबल है। मैम्बो अंकल की वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन पूरी तरह से अनिका पर आ गया था। अनिका ने मैम्बो अंकल की ओर देखा जो कल्याणी के पास खड़े होकर हंस रहे थे। ये देखकर अनिका का दिल गुस्से से भर उठा था। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैम्बो अंकल ये सब क्यों कर रहे हैं, जिससे वो अनिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। लेकिन अनिका ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम्बो अंकल इतने बेशर्म हो जाएंगे कि इतने हाई प्रोफाइल मैटर में सीधा उसे इन्वॉल्व करे देंगे।
अगर नवीन जावेरी, जिसका सूरत में बहुत अच्छा नाम है, वही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को हैंडल नहीं कर पाया तो भला अनिका किस खेत की मूली है। ऐसा ही कुछ अनिका भी अपने बारे में सोच रही थी और यही सोचते हुए उसने कहा, मैं दादी यह मैटर। अनिका मन ही मन बहुत गुस्सा थी और साथ ही साथ यह भी सोच रही थी कि कैसे इस मामले से बाहर निकला जाए, लेकिन इससे पहले कि अनिका कल्याणी को समझाते हुए अपना कोई रीजन देती, मैम्बो अंकल यानी नवीन जावेरी ने बीच में टोकते हुए कहा, अनिका बेटी, तुम्हारी दादी भी चाहती है कि तुम जावेरी खानदान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो। तुम्हारे पापा ने इतना कुछ किया है, क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का कोई एक्सक्यूज तो नहीं ढूंढ रही हो? अनिका के एक्सप्रेशंस देखकर मैम्बो अंकल को मजा आ रहा था अपने चेहरे की मुस्कान को, और बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी एनजी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रही है और तुम्हारा बहुत नुकसान भी हो गया है। अपनी कंपनी को पटरी पर लाने के लिए तुम्हें अभी भी बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत है ना? यह मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। अगर तुमने जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तुम्हारी वजह से अगर हमारी डील क्रैक हो गई तो तुम्हारी दादी तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा सकती है। अपनी बात खत्म करने के बाद मैम्बो अंकल तुरंत ही कल्याणी की तरफ हल्के से झुके और उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि अनिका इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा काबिल है। आपको क्या लगता है? कल्याणी के दिल में मैम्बो अंकल की एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। वो कल्याणी के सबसे फेवरेट थे। जाहिर सी बात है कि उनके सजेशन ने कल्याणी के मन में अनिका को लेकर अटेंशन पैदा कर दी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद कल्याणी ने अपना सर हिलाया और अनिका की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है अनिका, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। तुम्हें कल ही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से मिलने जाना होगा। अपना दिमाग लगाओ और यह डील क्रैक करो। डू नॉट लेट मी डाउन। दादी, लेकिन मैं। अनिका ने फिर से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन तभी कल्याणी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है तो फिर कल अनिका हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। देखते हैं क्या होता है। आज की यह मीटिंग यही खत्म होती है। जिसको जो करना है वो कर सकता है। अनिका के मन में क्या चल रहा है या फिर वो क्या कहना चाहती है, किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही कल्याणी ने मीटिंग खत्म की वैसे ही एक एक करके सभी वहां से जाने लगे थे, अपने होठों को दबाते हुए। जब अनिका की नज़र मैम्बो अंकल पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रहे थे, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए अनिका भी जावेरी मैंशन से बाहर निकल गई। अनिका का मूड बहुत खराब था। घर आने के बाद जितना ज्यादा वो कल की मीटिंग के बारे में सोच रही थी, उतना ही ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जावेरी खानदान में सभी को पता था कि भानुशाली ग्रुप के साथ डील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अब यह इम्पॉसिबल टास्क अनिका के सर पर आ गया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कल भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ के साथ मीटिंग में क्या करने वाली है, और यही सब सोचते हुए अब अनिका को बहुत घबराहट होने लगी थी। जब अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आया तो अनिका ने अपनी कज़न भाग्या को कॉल किया और उसे उसके साथ चलने के लिए कहा। साथ ही साथ अनिका भाग्या से ये भी जानना चाहती थी कि क्या उसके पास कोई अच्छे सजेशंस हैं जिसकी वजह से अनिका का काम आसान हो जाए। भाग्या अनिका से छोटी थी लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, और इसलिए अनिका उससे हमेशा कोई ना कोई सजेशन तो लेती ही रहती थी। चूंकि भाग्या छोटी थी इसलिए जावेरी खानदान उसे तो भानुशाली ग्रुप के सीईओ से मिलने का मौका नहीं देगा। लेकिन तो क्या हुआ, कम से कम वो अपनी बहन अनिका की मदद तो कर ही सकती है। फिर क्या था, तुरंत ही भाग्या अनिका के घर आ गई और दोनों कल की होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने लगे। डिस्कशन के बाद अनिका को वाकई में लगने लगा कि शायद वो ये काम कर सकती है। अब ना तो उसे घबराहट हो रही थी और ना ही उसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। दीदी, नक्श कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, घर पर नहीं है क्या? भाग्या के कदम फ्रिज की तरफ बढ़े और फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालते हुए उसने कहा। मुस्कुराते हुए अनिका ने जवाब दिया, आज जब मैं सुबह निकली तो वो भी निकल गया था। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है, लेकिन अब तक तो वापस नहीं आया है। अनिका की बात सुनकर भाग्या को बोलने का मौका मिल गया। अनिका के करीब आते हुए उसने कहा, दीदी, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। आप बहुत हार्डवर्किंग हो, लेकिन लाइफ में आपने एक गलती कर ली, नक्श से शादी। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं लेकिन आप उस इंसान से डिवोर्स लेने का सोच भी नहीं रहे हो। भाग्या की बात सुनकर अनिका ने एक लंबी गहरी सांस ली, लेकिन बोला कुछ नहीं। इससे भाग्या की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और उसने कहा, आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। ये नक्श आपके किसी काम का नहीं है। बड़ी माँ चाहती है कि आपको बच्चा हो, लेकिन इन 2 सालों में आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाए और आपको नक्श के साथ फिजिकल भी नहीं होना है। ऊपर से आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, इतना सारा कर्जा है। दीदी, अगर आप अपने लिए रिच और पावरफुल हस्बैंड ढूंढेंगी तो आपकी लाइफ पूरी तरह से सॉर्ट हो जाएगी।
अब इन सब बातों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मेरी शादी हो गई है, ये सब सोचने से अब कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही अनिका के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही भाग्या ने अपनी टोन बदलते हुए कहा, अरे तो क्या जिनकी शादी होती है वो क्या डिवोर्स नहीं देते हैं क्या? अनिका ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक से दरवाजे पर हरकत हुई और दरवाजे के खुलने की आवाज आई। जब अनिका और भाग्या की नज़र दरवाजे पर गई तो उन्होंने देखा कि नक्श सीटी बजाते हुए अपनी ही धुन में दरवाजे से अंदर आ रहा है। अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए भाग्या नक्श को बड़े गौर से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये नक्श हमेशा शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर घूमता है, इसके जैसा लूजर तो मैंने कभी नहीं देखा। जब नक्श ने भाग्या को देखा तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए नक्श अनिका के पास सोफे पर बैठ गया और अनिका को देखकर बोला, अनिका तुम्हारी कंपनी को अभी भी बहुत सारा कैपिटल चाहिए है ना? अनिका ने नक्श की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान तो नेल पेंट लगाने में था क्योंकि कल उसकी मुलाकात भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से हो रही थी और अनिका उसके सामने प्रेजेंटेबल लगना चाहती थी। यही वजह थी कि अनिका खामोश रही और अपना काम करती रही। ये देखकर नक्श ने फिर से कहा, बताओ ना अनिका, तुम्हारी कंपनी को पैसा चाहिए ना? इस बार अनिका नक्श की बात सुनकर इरिटेट हो गई और कड़क अंदाज में बोली, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्यों, तुम्हारे पास कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? तुम एनजी कॉर्पोरेशन को नुकसान से बचा सकते हो? देखो देखो शेर आया, हा 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 हा, तुम्हें लगता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन नहीं, तुम तो यूजलेस हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अनिका को उस बारे में बात करना नहीं पसंद, लेकिन तुम्हें जानबूझकर यही सब बातें करनी है जिससे मेरी बहन का मूड खराब हो जाए। अरे कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरी बहन तुम्हारे साथ खुश रहे। ये बोलते हुए भाग्या सोफे से उठी और नक्श को घूरने लगी। अनिका ने तुरंत ही भाग्या की ओर कड़क अंदाज में देखा और उसे यह बताने की कोशिश की कि वो मुंह बंद करे और नक्श की क्रिटिसाइज ना करे, और ऐसा इसलिए क्योंकि कल जब मैम्बो अंकल ने जावेरी मैंशन में सभी के सामने अनिका को एम्बैरस किया तब एक नक्श ही था जिसने अनिका की साइड ली और उसका सपोर्ट किया। तो अब अनिका नहीं चाहती थी कि कोई भी नक्श की बुराई करे। ये पहली बार था जब नक्श ने देखा कि अनिका उसके लिए स्टैंड ले रही है और ये देखकर नक्श के अंदर गजब की हिम्मत आ गई। अब नक्श भाग्या को घूर रहा था। मुस्कुराते हुए नक्श ने भाग्या से कहा, तुम्हें हमारे मैटर में नहीं पड़ना चाहिए और मैं कितना यूजफुल हूँ या यूजलेस यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे एनजी कॉर्पोरेशन के लिए कब और क्या करना है। नक्श की बात सुनकर सिर्फ भाग्या ही नहीं बल्कि अनिका के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी, लेकिन जैसे तैसे अनिका ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ नक्श को देखने लगी। तभी भाग्या ने हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, तो बताओ फिर एनजी कॉर्पोरेशन के लिए कब कुछ करोगे? करोगे भी या बस सिर्फ हवा में बात करनी आती है? हाँ 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 हाँ, भाग्या की हंसी बढ़ती जा रही थी। एपिसोड 14, डील पक्की। भाग्या की हंसी नक्श के कान में चुभने लगी थी वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी जेब से बैंक का चेकबुक बाहर निकाला और एक साइन ब्लैंक चेक अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अनिका वैसे तो मैं तुम्हें कैश देना चाहता था लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा था, इसलिए तुम्हें ये ब्लैंक चेक दे रहा हूँ एनजी कॉर्पोरेशन के लिए। तुम्हें जितना भी कैपिटल चाहिए तुम मुझसे ले लो। नक्श की बात सुनकर अनिका शॉक थी। उसी स्टेट में उसने नक्श के हाथ से वो ब्लैंक चेक ले तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। दूसरी तरफ भाग्या ये सीन देखकर और भी जोर से हंसने लगी और उसे लगा जैसे नक्श तो वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है जो उसके कहने पर कुछ भी हरकतें कर रहा है। भाग्या ने कहा, भाई साहब एनजी कॉर्पोरेशन को बचाना है, उसे बेचना नहीं है। हाँ 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 हाँ, ब्लैंक चेक से कुछ नहीं होगा, अकाउंट में माल भी होना चाहिए और वो तो तुम्हारे पास है, नहीं तो इस ब्लैंक चेक का क्या करे? तुम्हारे पास माल है? नक्श ने मुस्कुराते हुए भाग्या से पूछा। नहीं, लेकिन अभी भाग्या ने बोलना शुरू ही किया कि तभी नक्श ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, बस तो फिर जिसके खुद के पास कुछ नहीं है वो क्या मुझे ज्ञान दे रही है? नक्श की बात सुनकर भाग्या को अंदाजा हुआ कि नक्श ने उसका पोपट कर दिया है। भाग्या की गुस्सैल आंखें नक्श को ऐसे घूरने लगी जैसे मानो अभी नक्श का खून ही कर बैठेगी, लेकिन अब भाग्या के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था इसलिए उसे चुप होना पड़ा। भाग्या की बोलती बंद करने के बाद नक्श ने अनिका को देखा जो अभी भी नक्श की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी और वो उस ब्लैंक चेक को साइड में ही रखने वाली थी कि तभी नक्श ने कहा, अनिका तुम नेट बैंकिंग के जरिए इस अकाउंट में मौजूद अमाउंट चेक कर सकती हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस ब्लैंक चेक को अपने हाथ में पकड़कर अनिका ने शक की नज़रों से नक्श की ओर देखा। अनिका भी नक्श की बात पर भरोसा करना चाहती थी लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि नक्श के पास कोई जॉब ही नहीं थी। पूरे दिन तो नक्श घर में बैठा रहता है, घर के सारे काम करता है। आज अचानक से वो आया और उसने ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि एनजी कॉर्पोरेशन को बचा लो। अगर अनिका की जगह कोई भी होता तो उसके लिए भी नक्श की बात पर यकीन करना उतना ही डिफिकल्ट होता जितना अभी अनिका को हो रहा था।
वैसे तो नक्श ने भाग्या का मुंह बंद करवा दिया था, लेकिन अभी इस टॉपिक पर भाग्या को लगा कि वो नक्श को दबा सकती है, इसलिए उसने अनिका से कहा, दीदी अगर यह आपको बैलेंस चेक करने के लिए कह रहा है तो आपको चेक कर लेना चाहिए, इसको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वैसे भी होने कुछ नहीं है, मुझे तो पता ही है कि इसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। ये बोलते हुए भाग्या ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखा और नक्श की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। अब हर तरफ से अनिका को प्रेशर फील हो रहा था। उस ब्लैंक चेक को कसकर पकड़ते हुए अनिका ने एक बार फिर से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस चेक करूं? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। नक्श के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। अनिका ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है। अनिका से ज्यादा तो भाग्या एक्साइटेड दिख रही थी। भाग्या ने तुरंत ही लैपटॉप ऑन किया और एनबीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग साइट ओपन की। उसके बाद का सारा काम अनिका को करना था। जब नक्श ने देखा कि लैपटॉप अनिका के हाथ में आ गया है तो तुरंत ही नक्श ने अनिका को कस्टमर आईडी बताया और धीमी आवाज में बोला, पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। ये सुनकर अनिका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और फिर अपना मुंह नीचे करते हुए पासवर्ड टाइप करने लगी। पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही बैंक की साइट ने उस अकाउंट का बैलेंस दिखाया वैसे ही अनिका के तोते उड़ गए। उस अकाउंट में पूरे 5 करोड़ रुपए थे। जब भाग्या की नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर गई तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। ये कैसे हो सकता है? कहते हुए भाग्या पूरी तरह से शॉक नजर आ रही थी। इसी बीच चित्रा भी घर आ गई और जब उसने ये सिचुएशन देखी तो वो तुरंत ही चौंक उठी और बोली, क्या हो गया? तभी चित्रा की नज़र भाग्या पर पड़ी। केम छो भाग्या, शू करे छे? ये बोलते हुए अब चित्रा ने भाग्या से सवाल किया। भाग्या ने तुरंत ही चित्रा का ध्यान लैपटॉप स्क्रीन की तरफ बढ़ाया और जब चित्रा की नज़र भी 5 करोड़ पर पड़ी तो वो भी पूरी तरह से स्टन थी। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? चित्रा ने अनिका से पूछा। अनिका ने पहले अपनी माँ को देखा और उसके बाद नक्श की ओर देखकर अपने होठों को दांतों में दबाते हुए बोली, नक्श ने मुझे दिए। क्या? नक्श ने दिए? चित्रा को अनिका की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी चित्रा ने नक्श की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? नक्श ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली हिलाते हुए कहा, यह मैं नहीं बता सकता, इसलिए पूछिए भी मत। बस इतना कह सकता हूँ कि यह पैसा सही सोच से आया है, गलत तरीके से नहीं आया है, इसलिए अनिका तुम आंख बंद करके इसका इस्तेमाल कर सकती हो। ये बोलने के बाद नक्श ने अपनी एक नज़र भाग्या पर डाली और सर खुजाते हुए बोला, कैसे कैसे लोग हैं इस जमाने में, बेइज्जती होने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, शायद ऐसे लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। ये सुनकर भाग्या पूरी तरह से स्टन रह गई थी। जिस आदमी के मुंह में पहले जबान नहीं थी आज वही जबान कैंची की तरह चल रही थी और लगातार भाग्या की बेइज्जती करती जा रही थी। शर्म और गुस्से के मारे भाग्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। इससे पहले कि भाग्या कुछ बोलती अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा और तुरंत ही उसे बेडरूम में ले गई। नक्श, इस कमरे में केवल हम दोनों ही हैं, अब मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? बेडरूम में जाने के बाद अनिका ने तुरंत ही दरवाज़ा बंद किया और उसे लॉक करते हुए धीमी आवाज़ में नक्श से कहा। नक्श ने अनिका के चेहरे पर टेंशन वाला रूप देखा, लेकिन मन ही मन नक्श को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा था, पहली बार अनिका को नक्श ने इतनी चिंता करते हुए देखा था। अनिका को नक्श की ही चिंता थी ना? शायद। थोड़ा सोचने के बाद नक्श ने सोचा कि क्यों ना अनिका के सामने अपना सच लेकर आया जाए। नक्श ने अनिका से कहा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं एक कंपनी का बहुत बड़ा बॉस हूं और यह पैसा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन होगा? नक्श की बात सुनकर तुरंत ही अनिका ने नक्श का हाथ छोड़ा और 2 कदम पीछे हटते हुए नफरत भरी नज़रों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, मजाक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे बार बार पूछूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि यह पैसा लीगल तरीके से आया है। उम्मीद करती हूँ कि यह पैसा इलीगल नहीं है, वरना मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो हो जाने दो, तुम्हारी वजह से मुझे और किसी मुसीबत में नहीं फंसना है। अनिका की बात सुनकर नक्श ने गहरी सांस ली और बोला, परेशान मत हो, ये पैसा लीगल है, आराम से खर्चा करो और अपनी कंपनी को कर्जे के मुंह से बाहर निकालो। अनिका अभी भी नक्श को शक की नज़रों से घूर रही थी। उसके बाद अनिका ने नक्श के ब्लैंक चेक को साइड में रखा और बोली, ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, तुम भी चिंता मत करो, मैं ये पैसा तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ओके। नक्श ने अपना हाथ हिलाया और सबसे पहले कमरे से बाहर निकला। बाहर आकर नक्श ने देखा कि भाग्या तो वहां से जा चुकी थी। यह जानकर नक्श को अच्छा नहीं लगा, शायद नक्श भाग्या की ओर खींचाई करना चाहता था। तभी इतने में चित्रा वहां आई और उसने फिर से नक्श से पूछा, तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए?
इतने में अनिका ने अपनी माँ को साइड में किया और उसके कान में कुछ बोलने लगी। उसके बाद से चित्रा ने कोई सवाल जवाब नहीं किए। हालांकि नक्श के प्रति उसका एटीट्यूड पहले से थोड़ा जेंटल हो गया था। दूसरी तरफ अब सूरत शहर का ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात की कायापलट होने वाली थी और होने नहीं वाली थी, समझे हो गई थी। भानुशाली ग्रुप में नए सीईओ की एंट्री हो गई थी। पूरे गुजरात में यह बात करने का मैं टॉपिक बन गया था। अब जब भानुशाली ग्रुप नए सीईओ के साथ मार्केट में उतरा तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज इनके साथ टाई अप करते हुए अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, लेकिन सीईओ साहब ने सभी को लाल झंडा दिखा दिया था। यहाँ तक कि उन कंपनीज को भी जो पहले कई सालों से भानुशाली ग्रुप के साथ काम करते हुए आ रही थी। नक्श ने सभी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। पहले ही दिन से नक्श ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था और आगे आगे नक्श ने जो किया उससे भानुशाली ग्रुप खूब सुर्खियां बटोरने लगा था। लॉजिकली बात की जाए तो अभी तक भानुशाली ग्रुप ने जिन भी कंपनीज के साथ टाई अप किया है वो सभी हाई प्रोफाइल कंपनीज थी, कुछ सूरत की, कुछ अहमदाबाद की तो कुछ मुंबई की। लेकिन इस बार जब लोगों ने जावेरी खानदान के बारे में सुना तो उन्हें बहुत शॉकिंग लगा। बहुत लोगों ने अनिका जावेरी के बारे में सुना ही नहीं था और जावेरी परिवार भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने चला गया। ऐसा नहीं है कि सूरत शहर में कोई जावेरी खानदान को जानता नहीं था, बिल्कुल जानते थे, लेकिन अनिका जावेरी को नहीं जानते थे क्योंकि अनिका तो सिर्फ जावेरी खानदान का हिस्सा थी। उसका नाम कभी भी जावेरी खानदान के चर्चित सितारों में शामिल नहीं होता था। हाँ, लेकिन सूरत शहर में नवीन जावेरी को लेकर काफ़ी बातें उठी थी। बहुत से लोगों को पता चल गया था कि जावेरी खानदान का चर्चित चेहरा नवीन जावेरी यानी अपने मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने गए थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे। जब जावेरी खानदान के सबसे पावरफुल इंसान नवीन जावेरी को रिजेक्ट कर दिया तो फिर भला यह अनिका जावेरी भानुशाली ग्रुप जाकर कौन सा तीर मार लेगी। भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ आखिर सोच क्या रहा है? क्या वो बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनीज की जगह अब क्या छोटी छोटी कंपनीज के साथ काम करना चाहता है? कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के मन में उठने लगे थे। ये सारे सवाल सिर्फ लोगों के मन में ही नहीं बल्कि अब तो अनिका जावेरी के मन में भी उठने लगे, क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। जिस दिन वो पार्टनरशिप की बात करने भानुशाली ग्रुप गई तो नए सीईओ से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके हाथों में सीधा कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया गया। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ, इतना स्मूथली कि अनिका को लगने लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। सूरत शहर का सबसे लग्जूरियस होटल प्राइम स्टार को जावेरी खानदान ने पूरे दिन और पूरी रात के लिए बुक कर डाला था। कल्याणी अनिका की सक्सेस पार्टी मना रही थी क्योंकि अनिका की वजह से पहली बार जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया था। कल्याणी ने जावेरी खानदान के सभी लोगों को इस पार्टी में आने के लिए कहा और भला कल्याणी की बात को कोई कैसे टाल सकता था। पूरा जावेरी खानदान प्राइम स्टार में मौजूद था। कल्याणी ने अपने परिवार की इस सेलिब्रेशन पार्टी को एंजॉय करने के लिए सूरत शहर के नामचीन लोगों को भी इनवाइट किया था और यह सब इसलिए किया गया क्योंकि कल्याणी का सिर्फ एक ही मकसद था, सभी को इस बारे में बताना कि अब जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप पार्टनर्स हो गए हैं। साथ ही साथ लोगों को ये भी बताना कि अब जावेरी खानदान भी बड़े बड़े बिजनेस में उतरने वाला है, इसलिए उसे छोटा समझने की गलती ना करे। प्राइम स्टार के बैंक्वेट हॉल में सभी की नज़र बस अनिका पर ही अटकी हुई थी। वाकई में अनिका सेंटर ऑफ अटेंशन के साथ साथ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन गई थी। उसने जो जावेरी खानदान के लिए किया वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था और इस सेलिब्रेशन की मुख्य हकदार भी वो ही थी। नक्श अनिका के पीछे पीछे घूम रहा था। आज नक्श ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अभी नक्श चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी उसे एक कड़क आवाज़ सुनाई दी। एपिसोड 15 हो गए ना बैंकरप्ट। जावेरी खानदान की सेलिब्रेशन पार्टी में नक्श पूरे समय अनिका के पीछे पीछे घूम रहा था। थक हार कर जब नक्श ने थोड़ी देर बैठने का प्लान बनाया तो एक कांड हो गया। अभी नक्श चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी एक कड़क आवाज़ सुनाई दी, ओए हटो हटो यहाँ से, यह जगह मिस जूली की है। यह आवाज़ मैम्बो अंकल की थी और उनके ठीक पीछे ब्लैक गाउन पहने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। जब नक्श ने उस लड़की को देखा तो यकीन मानिए वो देखता ही रह गया। नहीं उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि नक्श को वो लड़की जानी पहचानी सी लगी। नक्श को लग रहा था जैसे उसने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है और इसी कश्मकश में नक्श खड़ा का खड़ा ही रह गया। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि नक्श हिलने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार मिस जूली को देख रहा है तो तुरंत ही मैम्बो अंकल ने अपने 2 कदम नक्श की ओर बढ़ाए और नक्श को धक्का देते हुए बोले, सुनाई नहीं देता है क्या? ये जगह मैंने मिस जूली के लिए रिजर्व रखी है। नक्श उस धक्के के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। अचानक से उसे जोर का झटका लगा और वो हिल गया, लेकिन उसके बाद भी नक्श ने वो जगह छोड़ी नहीं। वो देख रहा था कि मैम्बो अंकल मिस जूली को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिस जूली का चेहरा सख्त था। नक्श ने अपनी भौएं उठाते हुए कंफ्यूज्ड अंदाज में कहा, मिस जूली
नक्श के मुंह से मिस जूली का नाम सुनकर मैम्बो अंकल गुस्से से तिलमिला उठे और नक्श को घूरते हुए बोले, तुम मिस जूली को जानते भी नहीं हो। जानोगे भी कैसे? अच्छे और बड़े लोगों को जानने के लिए औकात होनी जरूरी है, और तुम क्या हो वो तो यहाँ मौजूद बच्चा बच्चा भी जानता है। एक नया झमेला शुरू हो गया था और सभी लोगों की नज़र नक्श पर ही टिकी हुई थी। अनिका जो इस सीन से ज्यादा दूर नहीं थी, उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। अंदर ही अंदर उसे मैम्बो अंकल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल मिस जूली पहले से ही दूसरी जगह पर बैठी थी, लेकिन मैम्बो अंकल उसे अपनी जगह पर शिफ्ट करना चाहते थे और यह सब अनिका ने पहले ही नोटिस कर लिया था। वो समझ गई थी कि मैम्बो अंकल ये सब क्यों कर रहे हैं। अनिका भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने में कामयाब रही और मैम्बो अंकल इसी बात की भड़ास निकल रहे थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अनिका को एम्बैरस करना था। नक्श उधर ही खड़ा रहा। जब उसने अनिका के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशंस नोटिस किए तो तुरंत ही अनिका के करीब जाते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अनिका ने अपना सर हिलाया और मन ही मन सोचने लगी कि नक्श को अपनी जगह मिस जूली को दे देनी चाहिए। अनिका फालतू के लफड़े नहीं चाहती थी, ऊपर से मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए कल्याणी भी उन्हीं का साइड लेने वाली थी। नक्श का साइड लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए अनिका चाहती थी कि नक्श फालतू की बहस ना करे और अपनी जगह चुपचाप दे दे। वैसे तो चित्रा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के लुक्स भी बदल गए थे और वो भी नक्श को हिंट देना चाहती थी कि उसे अपनी जगह मिस जूली को दे देनी चाहिए। मिस जूली कल्याणी की गेस्ट थी और देसाई परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। देसाई परिवार सूरत शहर की टॉप फैमिलीज में से एक था। उनका हीरे का बिजनेस था जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैला हुआ था। जूली देसाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और अपने खानदान में उसका काफ़ी बोलबाला था। सूरत में भी बड़े बड़े लोग मिस जूली को जानते थे। चित्रा बहुत अच्छे से जानती थी कि कल्याणी के दिल में ऐसे लोगों के लिए एक अलग ही जगह है और अगर नक्श ने मिस जूली को ऑफेंड किया तो उसका सीधा असर अनिका पर पड़ेगा। हालांकि नक्श को सिर्फ अपनी बीवी अनिका की पड़ी थी। उसने तो चित्रा के लुक्स को नोटिस भी नहीं किया था जो वो उसे दे रही थी, या फिर अगर किया भी होगा तो नक्श को उनके लुक्स की पड़ी ही नहीं थी। इतना कुछ होने के बाद भी नक्श अपनी जगह मिस जूली को देने के लिए तैयार नहीं था और ये देखकर मैम्बो अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जोर से चिल्लाते हुए उन्होंने नक्श से कहा, बेवकूफ़, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती है? कब से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यह जगह मिस जूली की है, ये जगह मिस जूली की है, लेकिन तुम हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अगर तुम अपनी सीट मिस जूली को दे दोगे तो क्या तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा? मिस जूली ने चौंकते हुए पहले मैम्बो अंकल को देखा और उसके बाद गुस्से वाली नज़रों से नक्श को घूरने लगी थी। मामला बढ़ता जा रहा था और कल्याणी को भी इसकी भनक लग गई थी। कल्याणी की आंखें भी इसी मैटर पर टिकी हुई थी। जब अनिका ने देखा कि कल्याणी भी अब इस मैटर में शामिल हो गई है तो अनिका को चिंता होने लगी। अनिका कल्याणी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन अगर नक्श ने अपनी जगह मिस जूली को नहीं दी तो अनिका का इंप्रेशन फीका पड़ जाएगा, या फिर कल्याणी अनिका को नज़रअंदाज कर देगी और उसके बाद शायद अनिका की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए। मन ही मन ये सोचते हुए अनिका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और अपने प्यार भरे अंदाज में बोली, नक्श, तुम सीट्स एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेते? अनिका ने इससे पहले कभी भी नक्श से इतने प्यार से कुछ नहीं कहा था। अपनी बीवी की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं सीट्स एक्सचेंज कर लेता हूँ। ये बोलने के बाद नक्श अपनी जगह से हटा और दूसरी जगह पर जाकर बैठ गया। उसके बाद से नक्श ने मैम्बो अंकल या मिस जूली को फिर से देखने की भी कोशिश नहीं की। मैम्बो अंकल अभी भी गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें मिस जूली के सामने अपनी इमेज को बरकरार रखना था, इसलिए वो ऐसी वैसी और कोई हरकत नहीं करना चाहते थे और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे तो नक्श हटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अनिका के एक बार कहते ही नक्श मान गया। ये सोचते हुए मिस जूली ने जलन की नज़रों से अनिका की ओर देखा और अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन ये क्या? मिस जूली की नज़र ड्रीम लवर नेकलेस पर पड़ी जो अनिका ने गले में पहना हुआ था और उसके बाद से उसकी नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिस जूली भी लंबे समय से ड्रीम लवर नेकलेस का इंतजार कर रही थी। उसकी भी ख्वाहिश थी कि एक दिन उसके गले में भी ड्रीम लवर नेकलेस हो। भले ही देसाई फैमिली हीरे के बिजनेस में थे, लेकिन वो ड्रीम लवर जैसा नेकलेस कभी नहीं बना सकते थे। मिस जूली ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने स्पेशल और क्यूरेटेड ड्रीम लवर नेकलेस को आज अनिका के गले में देखेगी। अब उसे अनिका से और भी ज्यादा जलन होने लगी। चूंकि मिस जूली हीरे के बिजनेस से रिलेटेड थी, इसलिए वो देखकर ही बता सकती थी कि अनिका के गले में पहना वो हार असली ड्रीम लवर था। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली लगातार उसे ही घूरे जा रही है तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। तुरंत ही अनिका मिस जूली की तरफ बढ़ी और बोली, मिस जूली, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लगातार मुझे ही देख रही हैं, क्या आपको मेरे में कुछ अजीब लग रहा है? मिस जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी अनिका, दरअसल मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि यह जो तुमने अपने गले में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है वो तुमने कहाँ से खरीदा है?
मिस जूली की आंखों में अपने प्रति जलन देखकर अनिका बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड फील कर रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस जूली जैसी जवान और अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की को उससे जलन होगी। यह सोच सोचकर ही अनिका को मजा आ रहा था। अपना गला साफ करते हुए अनिका ने धीमी आवाज में कहा, ये तो मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है। मिस जूली ने अपना सर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र ड्रीम लवर से हट ही नहीं रही थी। मिस जूली ने कहा, अनिका, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम अपने दोस्त से बोलकर अगर उसके लिए पॉसिबल है तो क्या वो ड्रीम लवर नेकलेस को खरीदने में मेरी मदद कर सकता है? ये बोलने के बाद मिस जूली को लगा कि शायद अनिका उसके प्रपोजल को तुरंत ही रिजेक्ट कर देगी, इसलिए तुरंत ही मिस जूली ने फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसे फ्री में हेल्प करने के लिए नहीं कह रही। उसने ये नेकलेस कितने का खरीदा? मैं उससे डबल पैसा दूंगी। डबल पैसा? आजू बाजू जितने भी लोग बैठे थे, जब उन्होंने मिस जूली और अनिका की कॉन्वर्सेशन सुनी तो वो सभी शॉक्ड रह गए थे। एक असली ड्रीम लवर नेकलेस की प्राइस 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी और यहाँ मिस जूली डबल पैसा यानी 20 करोड़ रुपए देने की बात कर रही थी। हाँ, वो दे सकती है, वो देसाई खानदान से है जो बहुत अमीर है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ड्रीम लवर के लिए क्रेज देख रहे हैं। गजब। इस समय मिस जूली और अनिका एक साथ बैठे थे। एक जेंटल थी तो दूसरी कोल्ड और एलिगेंट। मर्दों को ये दोनों औरतें काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। सभी के दिल मचल रहे थे, लेकिन अनिका पूरी तरह से खामोश थी। ना जाने वो किन ख्यालों में खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस जूली की बात का क्या जवाब दे। जब चित्रा ने देखा कि उसकी बेटी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है तो तुरंत ही चित्रा बीच में आई और अनिका को हिलाते हुए बोली, अनिका, सोच क्या रही है? चल जल्दी से मिस जूली की मदद कर। चित्रा की हरकत से अनिका होश में आई और तभी उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। अपने होठों को दांतों में दबाते हुए अनिका ने अपने बैग से फोन बाहर निकाला और विहान का नंबर सर्च करने लगी। अनिका को इस तरह विहान को कॉल करने में हेजिटेट हो रहा था, लेकिन अब चूंकि सभी लोग अनिका के सर पर बैठे थे इसलिए अनिका ने किसी का नंबर डायल किया। नक्श, जो ज्यादा दूर नहीं था, वो अनिका के एक्शंस देखकर मुस्कुरा रहा था। वो गैस कर सकता था कि अनिका किसे कॉल करेगी। वो जानता था कि अनिका के दिमाग में उसका नाम आएगा ही नहीं। इसका मतलब बहुत ही आसान है कि अनिका के दिमाग में कौन है। जी हाँ, अगर नक्श का गैस गलत नहीं है तो अनिका विहान बजाज को ही कॉल करेगी। नक्श सही सोच रहा था। विहान ने अनिका की कॉल को तुरंत ही उठा लिया। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली पैशनेटली उसी को घूर रही है तो अनिका ने कॉल को लाउडस्पीकर पर रख दिया। जब चित्रा ने अनिका की मोबाइल स्क्रीन पर विहान का नाम देखा तो वो एकाएक चौंक उठी और नक्श की ओर देखकर मन ही मन सोचने लगी, ओह, तो यह विहान है जिसने अनिका को नेकलेस दिया है। अगर यह बात नक्श को पता चल गई तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। बस नक्श अनिका से इस बात को लेकर आयु ना करे, खासकर यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर नक्श ने यहाँ ऐसा वैसा कुछ भी हंगामा या ड्रामा किया तो मेरे लिए और अनिका के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ विहान ने कॉल उठाया, जो दोस्तों के साथ बैठकर ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहा था। 2 दिन पहले भानुशाली परिवार में से कोई विहान से मिला और उस शख्स ने विहान को बताया कि उसने भानुशाली परिवार में से किसी को ऑफेंड किया है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब भानुशाली परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि विहान कोई एक्सप्लेनेशन पूछता या बताता, अचानक से उसके सारे फंड्स और रिसोर्सेज पर संकट छा गया। साथ ही साथ उसकी कंपनी की टैक्स प्रॉब्लम्स भी बाहर आ गए। देखते ही देखते विहान का सब कुछ चला गया। अब जो बचा कुचा है उसमें भाई साहब गुजरात में शराब बंद होने की वजह से ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहे हैं, लेकिन अभी तक विहान को ये पता नहीं चला है कि उसने भानुशाली खानदान में किसे ऑफेंड किया है। विहान ने नहीं देखा कि उसे कौन कॉल कर रहा है और कॉल उठाते ही डिप्रेस्ड टोन में बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? विहान की आवाज़ सुनकर अनिका को धक्का सा लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए और उसका दिल बहुत भारी हो गया। जब भी अनिका विहान को कॉल करती विहान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, लेकिन आज उसकी टोन में वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से गायब थी। लेकिन क्यों, यह अनिका को समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। विहान, मैं बोल रही हूँ अनिका, यार मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम एक और ड्रीम लवर नेकलेस खरीद सकते हो? इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? उम्मीद के साथ अनिका ने विहान से पूछा।